दुनिया की कोई सरकार किसी भी सवाल पूछने वाले आदमी पर रोक नहीं लगा सकती। अगर वो लगाती है तो समझिए वो अपने देश को पतन के गर्त में ले जा रहे हैं, जो हमारा देश जा रहा है। तो जब शासक को लगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो वो सामने वाले को कहते हैं कि देशद्रोही है। सरकार को लगता है कि सरकार से सवाल पूछना जो है सरकार को नंगा करना है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के बैनर से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं रविंदर कुमार जी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। चैनल पे अक्सर आते रहते हैं, आप लोगों की समस्याओं को सुधार पे बात करते रहते हैं, वो चीज़ें आपको बताते हैं जो कि सरकार कहीं ना कहीं छुपाना चाहती है। आज तो सरकार से हर चीज़ छुपा रही है। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि सरकार हर चीज़ छुपा रही है। राहुल गांधी से लेके एक आम आदमी तक अगर कोई बात पूछता है तो राहुल गांधी का तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आम आदमी के ऊपर वो देशद्रोह का मुकदमा दायर कर देते हैं, उसको जेल में भी डाल देते। कहीं आपने देखा, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिल्ली तो बड़ा शहर है, बहुत जल्दी हवा हो जाती है, लेकिन आप देखें कम से कम 150 से ज़्यादा पत्रकारों के ऊपर यूपी में केस रजिस्टर्ड हुआ है। सिर्फ उन्होंने बात की है जो अभी हादसा हुआ चीन के साथ, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, सीधा देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया, क्योंकि अमित शाह जी ये कानून ले आए हैं कि किसी को भी आतंकवादी साबित कर सकती है पुलिस। तो हमारा सवाल पूछने का एक संवैधानिक अधिकार है, तो ये संविधान से छेड़छाड़ नहीं है क्या? अगर आप हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की हिस्ट्री देखेंगे तो जो आदमी ने तरक्की की है जी, वो सवाल पूछ के की है। गौतम के बारे में आता है, भगवान बुद्ध बनने से पहले गौतम ने कहा कि हम मरते क्यों हैं, हाँ उन्होंने सवाल किया था, हम बूढ़े क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं और मुक्ति का उपाय क्या है। तो उससे भगवान जो है बुद्ध का दर्शन पैदा हुआ। सुकरात जो दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है, यानी अगर आप दर्शन की पढ़ेंगे कोई भी किताब तो सुकरात से शुरू होती है, और सुकरात का एक ही गुण था, वो नौजवानों से सवाल करता था। और सवाल ऐसे करता था कि जो सीधे यथार्थ पे चोट करते थे और आदमी जो है जाता था। और इसीलिए वहाँ जब 70 साल का सुकरात था तो वहाँ पर उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि युवाओं को भ्रष्ट कर रहा है। भ्रष्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि जो एक चली चलाई मान्यता यूनान में चल रही थी तो सुकरात उनको कुरेद देता था। तो वहाँ के जो नगर के संचालक थे, प्रमुख थे, उनको लगा कि ये हमारी जो हमें ये प्रूव करता है कि हम बेवकूफ़ हैं। तो जब शासक को लगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो वो सामने वाले को कहते हैं कि देशद्रोही है। तो शासक की बेवकूफ़ी बताना एक देशद्रोह है, ये देशद्रोह का एक कारण है। और अगर आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो आप दुनिया में एक पुरानी कहावत है कि देयर आर 5 W, वाई, हु, व्हेन, विच, वेयर। तो अगर आप क्यों, क्या, कब, कैसे, किसने, कहाँ किया, अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो अगर आपका बच्चा भी सवाल नहीं पूछेगा तो मूर्ख ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ जो है भेड़ बकरी होती हैं वो सवाल नहीं पूछते, हाँक दी जाती है जहाँ चाहे। अब जैसे मैंने कहा 3W, तो कई लोग जो है वो W वाला ये वाला तो भूल जाते हैं, तीसरी बार W में चले जाते हैं, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। वो समझते हैं कि ये असली चीज़ है, असली चीज़। तो जो 3W वाले हैं ये 5W वालों से डरते हैं। तो जिसकी जो परंपरा होती है, जिसकी जो रुचि होती है, वो उसमें सोचता है। और यही कारण है कि सरकार को लगता है कि सरकार से सवाल पूछना जो है सरकार को नंगा करना है। और सवाल, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो वकील क्या करता है, वकील का काम क्या है? सवाल पूछना, गवाह से सवाल पूछना, जिरह करना। जिरह भी तो सवाल है, जी। अदालत भी सवाल करती है। जी, तो अगर आप कहो जी हमें सवाल से नफरत है, सवाल करने वाले आदमी से नफरत है, तो इसका मतलब है आप कह रहे हो जी अदालत बंद कर दो। सत्य का अन्वेषण कैसे करेंगे आप? जब आप उसे सच ढूंढेंगे। वैज्ञानिक क्या करता है? प्रयोग। वो भी सोचता है कि न्यूटन ने सोचा है ये जो सेब है ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। अब आइंस्टाइन था, उसने भी सोचा कि ये जो थ्योरम है E=mc², ये क्या है, तो क्या करके ही तो उसे सोचा, तभी तो उसने विश्लेषण किया। तो अगर आप पूरी दुनिया की तरक्की रोकना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम सिर्फ जानवर के स्तर पर रहें, तो आप सवाल पे रोक लगा सकते हैं। अदरवाइज दुनिया की कोई सरकार किसी भी सवाल पूछने वाले आदमी पर रोक नहीं लगा सकती। अगर वो लगाती है तो समझिए वो अपने देश को पतन के गर्त में ले जा रहे हैं, जो हमारा देश जा रहा है। हमारे देश में सवाल ना पूछने का नतीजा ये है कि दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है पत्थर की तरह एक जगह पे सीमित हो गए हैं और हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही ठीक है, यही दुनिया है। और अगर आप ये सोचेंगे कि दुनिया यही है तो दुनिया आपका इंतज़ार नहीं करेगी, दुनिया आगे निकल जाएगी। आज ये हो रहा है कि
अगर पहली बार सत्ता पक्ष और सत्ता पार्टी वो अपोजिशन से और जनता से सवाल पूछ रही है, तुमने ऐसा क्यों कहा, उससे पूछ रही है। और जैसे कि कांग्रेस ने कोई आरोप लगाया कि भाई ऐसा किया, हमारे 20 जवान शहीद क्यों हुए, इसका जवाब दीजिए, तो काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आपके ज़माने में भी तो ऐसे ही हुआ था, जैसे बच्चे करते हैं ना कि तूने भी तो हमें धक्का दिया था तो मैंने तुझे मार दिया। तो ये सिस्टम बच्चों वाला खेल हो रहा है आजकल। इसके बारे में क्या आप क्या सोचते हैं, क्यों हो रहा है? ऐसा है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने गलत काम किया, तो मैं इस बारे में घटिया सी बात बताता हूँ। एक लड़का था, वो लड़कियाँ छेड़ता था, तो मैंने उस दिन एक बार उससे कहा भाई तू लड़कियाँ को छेड़ता है? कहता है मेरी बहन भी तो कहीं घूमती है, उसे भी तो लोग छेड़ते हैं। तो इसका मतलब अगर आप इसे तर्क मान लो तो ये तर्क दे रहे हैं, क्योंकि ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। और कुतर्क देने वाले मतलब आदमी का मतलब है कि वो अपने मन में मानता है कि मैं गलत हूँ और मैं इसे सही नहीं कर सकता, और अपनी लाज को छिपाने के लिए, आपकी बेहयाई को छिपाने के लिए, अपनी नालायकी को छिपाने के लिए वो कहता है मुझसे सवाल मत करो, तुमने भी तो यही किया था। इस चक्कर में आप देखिए कि नड्डा जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, आजकल बयान दे रहे हैं। हमारे ख्याल में अमित शाह जी नहीं किसी को काउंटर कर रहे हैं, मोदी जी तो गायब ही हैं, कहाँ हैं ये पता नहीं है कि वो हैं कहाँ। आपको पता हो तो बता दीजिए। कई दिनों से वो टेलीविज़न पे भी नहीं दिखाई दे, पुराने फुटेज उनके आते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ये सब बयान देने के बाद वो गायब हैं। तो ये आखिर चाहते क्या हैं बीजेपी वाले, के किस तरीके से क्यों ये कर रहे हैं? ठीक है, कांग्रेस के ज़माने में गलती, जैसे आपने पिछले इंटरव्यूज़ में बताया कि भाई चीन ने हमें डिफ़ीट की, हम मानते हैं कि चीन से डिफ़ीट खाई, उस वक्त के लोगों ने भी माना और आज भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन ये नहीं कहते कि हम डिफ़ीट नहीं खाई, हमने अब डिफ़ीट खाई है, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है। तो ये क्यों हो रहा है आखिर बीजेपी के साथ? नड्डा जी की आपने बात की, तो नड्डा जी के बारे में मैं आप बताऊंगा कि नड्डा जी जो है मेरा उनसे पुराना संबंध है। अच्छा। और मेरा उनसे संबंध जो है 86-87 का है। अच्छा। जब शहनशाह फिल्म आई थी। अच्छा। तो हमने जो है राम बहादुर राय थे, गोविंदाचार्य थे, नड्डा जी थे, सारे संगठनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा बनाया था। अच्छा। और राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा में ठक्कर नटराजन कमेटी की रिपोर्ट आई, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज थे। तो हमने तय किया कि जाकर हम सिटिंग जज की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलाएंगे। तो हमने एक दिन तय कर लिया। हम जब रिपोर्ट जलाने गए तो ये सारे थे, नड्डा जी भी थे और सब थे, भाग गए कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगर रिपोर्ट जलाएंगे तो हमारे ऊपर जो है कंटेम्प्ट लगेगी, मुकदमा बन जाएगा। तो मैंने अकेले मैंने वो रिपोर्ट पूरी जलाई, और पूरी जलाने के बाद अगले दिन अखबारों में जब फोटो छपी तो हर अखबार के फ्रंट पेज पे मेरी फोटो थी, क्योंकि ये बड़ी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजों की रिपोर्ट को कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलाने की हिम्मत कर सके। तो नड्डा जी मुझे बोले देखो जी आपकी तो फोटो सब जगह छप गई। मैंने कहा आप आज फिर चलो, आज फिर जला लेते हैं, फिर आ जाएगी। तो जो डरपोक आदमी होता है वो चमचागिरी और दरबारगिरी करके अगर राजनीति में किसी शिखर पे पहुंच जाता है तो ये नहीं है कि वो बड़ा साहसी आदमी हो गया। साहस तो जो होता है पैदाइशी गुण होता है। हिंदुस्तान का नाम जिस आदमी के बच्चे के नाम पे रखा गया है उसका नाम जो था क्या था? भरत। वो किसका बेटा था? शकुंतला का। जी। और उसके बारे में क्या आता है कि वो शेर के बच्चों के दांत गिना करता था, उनके साथ खेलता था। इतना बहादुर बच्चा था। हम ऐसे जो महान संतति की जो है संतानें हैं उसके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया है। और अगर हमारे लोग जो है सोचें कि हम शेर के बच्चे हैं और हम जो हमें भेड़ जो है डरा दें, तो भेड़ से जो अपमान है वो शेर सहन नहीं करता। हिंदुस्तान को कोई अपमान सहन नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा देश हो बड़ा देश हो, बराबरी के स्तर पर रहो, पहल मत करो। लेकिन अगर कोई आपको छेड़े तो उसके घर जाकर उसको समझाओ कि हम क्या कर सकते। लेकिन ये तो अपमान को सम्मान में बदल रहे हैं। जो भाजपा के बयान आ रहे हैं तो वो अपमान को अपमान न समझ के उसको सम्मान में बदल रहे हैं। नहीं, ये कंफ्यूज है। ये जैसे बुढ़े आदमी की होते हैं ना, कई बार याददाश्त खत्म हो जाती है, उसे ही नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ। एक बीमारी भी होती है जिसको आप जानते हैं कि उसमें आदमी को ये नहीं रहता अल्जाइमर में कि मैं क्या हूँ। तो सरकार जो है सन्निपात या अल्जाइमर की स्थिति में है। सरकार नहीं समझ पा रही हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक मंत्री कुछ बयान देता है, दूसरा मंत्री कुछ देता है, तीसरा मंत्री कुछ देता है, विदेश मंत्रालय कुछ देता है, रक्षा मंत्रालय कुछ देता है, पार्टी का अध्यक्ष कुछ देता है, आरएसएस का जो प्रमुख है वो कुछ देता है, उनका ऑर्गेनाइजर का वो है। अगर इन सबके बयानों को ही मिला लें तो आप जो है खुद इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्होंने ये क्या रांध के जो है खिचड़ी सी बना दी है और असलियत क्या है वो नहीं मिलेगी। अब जैसे अभी देख लीजिए कि अब उन्होंने अभी हथियार मंगाते थे अमेरिका से और इजराइल से, एकदम से कह दिया कि इतने करोड़ के
रूस से हथियार चल दिए हैं, आदि आ रहे हैं, शुरू हो गए। इसमें मुझे एक बड़ी पुरानी किस्सा याद जी आता है जी जी सर। कि एक राजा था, तो वो मर गया। तो राजा के बाद जो है, जिस आदमी को राजा बनाया गया, तो उस शहर में, उस राज्य में एक परंपरा थी कि राजा को जाकर शेर का शिकार करना पड़ता था। अच्छा। तो मंत्रियों ने कहा, राजा जी आपको शेर का शिकार करना है, एक दिन फिक्स हो गया कि उस दिन जाएंगे, राजा जी शिकार करेंगे। अब राजा डरपोक था, तो उन्होंने कहा राजा को बहादुर बनाया जाए। तो हकीम को बुलाया गया, वो कुश्ते बनाता था, सोने के कुश्ते, चांदी के कुश्ते और कुश्ते वो खिलाता था उन्हें, और वो खा खा के जो है वो हट्टे कट्टे हो गए, लाल हो गए। अब जब वो लाल हो गए तो ऐसी हालत में ये हुआ कि जब हाका हुआ जंगल में और शेर सामने आया, तो राजा जी तो मचान पे बैठे थे। शेर को देख के शेर जो दहाड़ की, तो राजा के हाथ से जो बंदूक थी वो छूट गई, गिर पड़ी। अब एक जो है उसका मंत्री था, वो उससे हकीम से बड़ा चिढ़ता था। उसे राजा के कान भरे कि महाराज ये आदमी जो है ना, इसने आपको इतने कुश्ते खिलाए, इतना पैसा खर्च किया और इसे आपको धोखा दिया, आप देखो शेर का शिकार नहीं कर पाए। तो राजा ने उसे बुलाया हकीम को, कहता है देख तूने हिकमत की और मेरे साथ ये हुआ, और वक्त पे तो गोली चली नहीं। तो हकीम ने जो जवाब दिया वही आज की सरकार के लिए जवाब है जी। उसने कहा महाराज मैंने आपको ताकत की दवाई दी थी, हिम्मत की दवाई नहीं दी थी। तो हिम्मत की दवाई जो है वो कहीं मिलती नहीं है किसी दुकान पे, इंजेक्शन लगा लिया रामदेव का या रामदेव की दवाई खा ली तो अब हिम्मत आ गई। हिम्मत और ताकत में फ़र्क है। ताकत जो होती है मन से आती है। ताकत भगत सिंह के अंदर थी, ताकत गांधी जी के अंदर थी, ताकत राजगुरु और सुखदेव के अंदर थी। ताकत जो थी हम देखेंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में थी। ताकत जो है सरदार पटेल में थी। अब ये बार बार आता है कि हमने 370 जब बदली उसके बाद ये पंगा हुआ, जैसे आप मुझे बता भी रहे थे। तो 370 के अगले दिन 6 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने देश की संसद में कहा कि पीओके हमारा है, हाँ, अक्साई चीन हमारा है और हम इसके लिए जान दे देंगे, और वही गायब है और जान दे देंगे। और बड़े जोर से कहा और सबको कहा धमका के कि तुम चुप बैठो, तुम कायर हो, हम जान दे देंगे। अब जब जान देने की आदत आई तो पता चला कि तो खून पीने वाले या दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले तो है नहीं। तो अब ऐसी हालत में सरकार जो है, कई बार आदमी बड़ा ही बात बोल जाता है और वक्त जब सामने आता है तो उसे पूरा नहीं कर पाता, तो बेशर्मी से या शर्म से अपनी शक्ल छिपाने के लिए वो बहाने ढूंढता है, और उन बहानों की वजह से होता है कि उसका अपमान जो है देश को सहन करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं कि अपमान देश का हो रहा है। ये बयान बहादुर कहना चाहिए इनको जी, इनको बयान बहादुर कहना चाहिए। पार्लियामेंट में एक बड़ी अच्छी कहावत है मध्य प्रदेश में जी जी कि आमदनी कम खर्चा ज़्यादा, जी, ये लक्षण बच जाने के और ताकत कम गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण पिट जाने के। तो अगर आपके अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है और आप गुस्सा दिखाओगे तो पिट के आओगे। तो हिंदुस्तान को हम पिटा हुआ देश नहीं देखना चाहते, हम हिंदुस्तान को वो बहादुर देश देखना चाहते हैं जिसमें ताकत भी है, जज्बा भी है और जीतने का हौसला भी। लेकिन हमारे जो लीडर हैं वो तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। तो कैसे कभी कहते थे आइसोलेशन में चले जाइए। हमारे जो प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री जिन जो हमारी आवाज़ हैं, जो देश में जाने चाहते हैं, और चीन 9-10 बार चीन भी घुमाए, झूले पे भी झूल लिया, वही कह रहे हैं कि हम उनका हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, देश के साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो आप एक चीज़ देखिए जी, ये माना जाता है कि अगर आपको अकल नहीं हो ना तो अच्छा वकील कर लो, अगर आपको अकल नहीं हो तो अच्छा डॉक्टर कर लो, इसीलिए करते हैं लोग। तो जो राजा लोग होते हैं वो एडवाइज़र किस लिए रखते हैं कि आपको अगर कुछ नहीं सूझ रहा तो सबसे बैठकर बात करो। यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन इस सरकार को लगता है कि सबको मिलाकर अगर बात करेंगे तो मेरी पोल खुल जाएगी कि मैं जो है कमज़ोर आदमी हूँ। तो आदमी को कमज़ोरी से नहीं डरना चाहिए, उसको सही हल तलाशना चाहिए। जो सवाल शुरू हुआ था कि आखिर ये सरकार पूछने पे तो बैन कर लगा ही रही है। बड़े बड़े लोगों, जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को उन्होंने फ़ौरन मुकदमा दायर कर देते हैं। हमारे पत्रकारों में अब देखिए, विनोद दुआ को सिर्फ उन्होंने सवाल ही पूछा था, कोई ये थोड़ी किया था उनको, और भी बहुत से लोग हैं। तो ये स्थिति कब तक रहेगी इनकी? क्या देश पूरा डूब जाएगा सवाल पूछने? कब तक? ये एक बड़ी विचित्र सी आपने बात की है मुझसे। आप सबके पूछने पे रोक लगा सकते हो जी, लेकिन जो हिस्ट्री और डेस्टिनी में जो लिखा है उसे नहीं रोक सकते। नहीं, वो तो अमेरिका के जो आज़ादी की जो पूरा लड़ाई हुई, जिसे जेफरसन ने लड़ा और लोगों ने लड़ा, तो उसका एक किस्सा आता है कि एक टॉमस पेन नाम का आदमी था, वो लंदन में रहता था और वो बड़ा, यानी उसकी शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, बड़ा एवरेज से भी कम स्टूडेंट था। 13 साल की उम्र में उसने पढ़ना छोड़ दिया और एवरेज आदमी था। वो एक कंपनी के जो है पॉलिसी वगैरह बेचता था, चालान करता था, फिर उसने जो है एक्साइज डिपार्टमेंट में नौकरी की।
और करते करते वो जो है उसने एक बार देखा कि मेरी जो सैलरी है, हमारी सैलरी हम जितना काम करते हैं उससे कम है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने जो है पर्चे लिखने शुरू कर दिए और पर्चे इतने लिखे कि राजा को लगा कि ये जो है हमारे खिलाफ है। तो वो जो है उसने उसको दिया कि इसको जो है फांसी चढ़ा। तो उसका एक मित्र था, उसने कहा देख तेरे को यहाँ फांसी चढ़ाएगी, तू यहाँ से भाग के अमेरिका चला जा। तो वो जो नालायक आदमी था 13 साल का, वो गुस्से की वजह से अमेरिका चला गया और अमेरिका जाकर वहाँ पर जो है, जब ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, 1771 की बात मैं बता रहा हूँ, तो जेफरसन और उसके साथी जो थे हैनकॉक वगैरह, उन्होंने जो है वहाँ एक अखबार निकालना शुरू किया, उसका एडिटर बना दिया और वो उसमें पर्चे लिखता था। और पर्चे क्या लिखता था? कॉमन सेंस, अकल, सामान्य बुद्धि। और सामान्य बुद्धि से उसने जो बातें लिखी उससे अमेरिका जो है आज़ाद हो गया। तो अगर आप एक आदमी को भी परेशान करेंगे और वो आदमी आपको बिठाने का दम भर ले, जैसे चाणक्य है, तो वो सरकार को उखाड़ सकता है। तो ये मत सोचो कि आप कहो जी हम सवाल नहीं पूछने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। वक्त को जो करवट लेनी है वो करवट लेके रहेगा और जो क्रांति होनी है वो होके रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आपने अपना वक्त दिया और इतनी डिटेल में बात समझाई, उदाहरणों के साथ बात समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम आप शुक्रिया के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।